नेक्स्ट हमारे पास फिलोसफी है, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। हम प्रैग्मेटिज्म की तरफ चलते हैं। प्रैग्मेटिज्म क्या है? तो प्रैग्मेटिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर की हुई है। वो ट्रिक क्या थी कि जो अल्फाज पी से स्टार्ट होते हैं वो कौन से अल्फाज होते हैं? वो वाले अल्फाज होते हैं ग्रीक वर्ड्स होते हैं। इसी तरह ये जो प्रैग्मेटिज्म है ना, ये प्रैग्मेटिज्म भी एक जो ग्रीक वर्ड है, प्रैग्मैटिक्स उसको कहते हैं। ये ग्रीक बेसिकली, ये प्रैग्मेटिज्म भी एक ग्रीक वर्ड है, उसी से ये टर्म बोरो की गई है। तो उसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटी है या प्रैक्टिबिलिटी है। तो प्रैग्मेटिज्म, ये तजर्बियत पसंदी इसको उर्दू में कहते हैं, एडवोकेटेड बाय जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई ने इसको एडवोकेट किया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हम प्रैग्मेटिज्म का जो प्रोपोगेटर है मेन, उसके ऊपर कंफ्यूजन है, और ये क्वेश्चन भी आता होता है। तीन नाम जो हैं वो तीन नाम गर्दिश करते हैं, तीन नाम चलते हैं प्रैग्मेटिज्म को लेके। कुछ लोग कहते हैं जी जो प्रैग्मेटिज्म का बानी है वो चार्ल्स सैंडर प्रेयर्स है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो विलियम जेम्स का माउथ पीस है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जॉन ड्यूई ने इसको इनिशिएट किया था एज अ फिलोसफी। तो चार्ल्स सैंडर प्राइस ने जस्ट एक आर्टिकल लिखा था। अपने आर्टिकल में उसने प्रैग्मेटिज्म की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने प्रैग्मेटिज्म की टर्म यूज की थी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसने एक आर्टिकल लिखा था। अब उसके बाद विलियम जेम्स की बारी आती है। विलियम जेम्स ने इस पे प्रैग्मेटिज्म पे बड़ा काम किया। इस पे उसने आर्टिकल्स भी लिखे, लिटरेचर उसका बड़ा मिलता है। उसने कुछ खतूत लिखे और उसने बुक भी एक प्रैग्मेटिज्म पे लिखी, विलियम जेम्स ने। उसके बाद आता है जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई ये वो बंदा था जिसने इसको एज अ प्रॉपर फिलॉसफी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो यहाँ पर हम इसको प्रैग्मेटिज्म को एज अ फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। पहले विलियम जेम्स या चार्ल्स सैंडर प्रेयस की जब हम बात करते हैं, चार्ल्स सैंडर प्रेयस ने तो इसको एज अ टर्म कोइन किया था। और जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स ने जो इस पे काम किया, आर्टिकल्स लिखे या रिसर्चेज इसके ऊपर लिखी, वो रिसर्चेज क्या थी? हाँ, उसने इस पे जस्ट इसको एक एज अ टूल और एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया था कि जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम ट्रूथ को डिस्कवर कर सकें। वो प्रैग्मेटिज्म को ट्रूथ डिस्कवर यानी कि सच तलाश करने वाला एक इक्विपमेंट कंसीडर करता था, एक आला कंसीडर करता था प्रैग्मेटिज्म को। तो एज अ फिलोसफी, एज अ प्रॉपर फिलोसफी, इसको जॉन ड्यूई ने इनिशिएट किया। तो ये क्या कहते हैं? यूनिवर्स ऑलवेज इन द साइकिल ऑफ चेंज। ये कहते हैं जी कायनात की जो सबसे बड़ी हकीकत है ना, वो यही है कि कायनात हमेशा तब, कहते हैं कि कायनात की जो सबसे बड़ी हकीकत है, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ही ये है कि कायनात हमेशा से तब्दील हो रही है। इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं कि आपने एक नदी क्रॉस करनी है, या आपने जब एक नदी में अपना पहला पाँव रखा तो आपके पाँव के नीचे कुछ पानी आया। तो जब आप जितनी देर तक दूसरा पाँव रखें, ये उतनी देर तक जो आपके पहले पाँव के नीचे पानी आया था वो आगे गुजर चुका होगा, नया पानी आपके पाँव के दूसरे पाँव के नीचे आएगा। तो इसी तरह, जिस तरह ये पानी हमेशा मुसलसल बहता रहता है, इसी तरह जो प्रैग्मेटिज्म वाले ये कहते हैं कि इस दुनिया की सिर्फ एक ही हकीकत है, और वो हकीकत क्या है? चेंज है। ये दुनिया मुसलसल तब्दील हो रही है, मुसलसल चेंज हो रही है, तगय्युर इसके अंदर आ रहा है। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड ये तब्दील हो रही है। इसी वजह से जॉन ड्यूई की जब हमने इसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, जो एजुकेशन, जो हमारे सेशन का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने जॉन ड्यूई की जो डेफिनेशन या इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा था कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस क्यों जरूरी था? इस वजह से जरूरी था कि ये दुनिया तो मुसलसल चेंज हो रही है, और इस दुनिया को डिस्कवर करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें नए नए तजुर्बात भी करने पड़ेंगे। तो कॉन्स्टेंटली एट वर्क टू रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चरिंग द वर्ल्ड एज पर कंटेम्परेरी नीड्स। हमें क्या काम करना चाहिए? हमें ये काम करना चाहिए कि हम हमेशा इस दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और जो मौजूदा ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी काम करें, हम उनको पूरा करने के लिए काम करें।
तो इसमें वो ये कहता है जी, लिव टुडे नॉट फोकस्ड ऑन ट्रेडिशंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉलेज ऑफ फोर फादर्स एटसेट्रा। जिस तरह रियलिज्म वाले या आइडियलिज्म वाले कहते हैं ना कि आप अपने बाओ अजदाद हैं या अथॉरिटीज हैं या सुपर फोर्स का नॉलेज है उस पर यकीन रखें, वैसे काम करें, ये कहते हैं नहीं भाई, वो लोग गए चले हैं, वो उनका जमाना गया चला है, आज हमारा जमाना है, लिव टुडे, आज को जिए, अपनी पुरानी ट्रेडिशंस, अपनी पुरानी रस्मों को छोड़ दें, हमारे खानदान के जो खानदानी रवाज चल रहे हैं उनको छोड़ दें, जो यूनिवर्सल, ये कहते हैं कोई चीज भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आलमगीर हकीकत किसी चीज में भी नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई का ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट के साथ है, सच्चाई का ताल्लुक उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ है, सच्चाई का ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ है। तो जो फोर फादर्स के नॉलेज वगैरह है उसको छोड़ दें। जो ट्रूथ है उसका जो मोटिव्स होते हैं वो क्या है, हमारी किसी भी सच को तलाश करने के पीछे जो मोटिव होता है वो हमारा प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम हमारा मोटिव होता है। हम यानी कि यूं कह सकते हैं प्रॉब्लम एज अ मोटिव्स ऑफ ट्रूथ। इसी तरह हम ये कह देते हैं जो ट्रूथ होता है, ट्रूथ को, ये सच्चाई हम कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे या कोई भी काम करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे हम ट्रूथ का अंदाजा लगाते हैं भाई हकीकत क्या है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो फिर ये क्या कहते हैं जी, ट्रूथ ये यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि ये क्या है, चेंजिंग इन नेचर है, चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ इस दुनिया के अंदर पाई जाती है। और फिर प्रैग्मेटिज्म जो है वो आइडिया ऑफ यूटिलिटी की बात करती है कि वही काम करो जो फायदामंद है, वही काम करो जो प्रैक्टिकबिलिटी जिसकी है, जो हमें इस सोसाइटी को फायदा दे। ये जो सोशल सिस्टम है हमारी सोसाइटी की बात करती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करता चलूं कि जो प्रैग्मेटिज्म होती है, प्रैग्मेटिज्म का जो मेन फोकस होता है वो सोसाइटी होती है, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसके बाद वाली जो हम फिलोसफी पढ़ेंगे उसका मेन फोकस इंडिविजुअल होता है। ये दो की वर्ड्स आपने याद रखने हैं। प्रैग्मेटिज्म, चूंकि इन दोनों की जो इम्प्लीकेशंस हैं, इन दोनों के प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के आइडियाज सेम है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो की डिफरेंस है वो ये है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो मेन फोकस है, मेन एम्फसिस है, वो इंडिविजुअल के ऊपर है, वो किसी शख्स के ऊपर है, वो इंडिविजुअल्स को मेन फोकस कर रखते हैं। जबकि जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं इनका जो मेन फोकस होता है, इनका मेन फोकस सोसाइटी के ऊपर होता है, लार्जर सोशल स्ट्रक्चर पे होता है। इसी तरह ये जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जो फिक्स हमारे आइडियल्स हैं, जो आइडियलिज्म में है या रियलिज्म के अंदर है, ये उसकी ऑपोजिशन में करता है, ऑपोजिशन की बात करती हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स की बात करती हैं, एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं। ये जो मैन पावर है, ह्यूमन मैन पावर है, ये कहते हैं जी वो नेचर को छोड़ो, सुपर पावर को छोड़ो, असल पावर क्या है? असल पावर आपकी अपनी, इंडिविजुअल्स की अपनी, लोगों की अपनी पावर है। मैन पावर को ये इंपॉर्टेंस देते हैं। ये प्रेजेंट, इनका जो मेन फेथ है वो मरने के बाद की जिंदगी पे नहीं है, या किसी खाली दुनिया वाली जिंदगी पे नहीं है, ये नेचर की पे नहीं है। इनका जो मेन है, ये कहते हैं जी प्रेजेंट में रह के जियो और फ्यूचर के बारे में तैयारी करो। जो सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, रस्मों रवाज हैं, यहाँ पर हमने नॉट फोकस्ड ऑन ट्रेडिशंस पढ़ा, ये इसके भी ऑपोजिशन है। तो अब इसमें अच्छा एक और बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, ये कह रहे हैं कि कायनात जब से वजूद में आई है और उस वक्त से लेके अब तक ये मुसलसल तब्दील हो रही है। मुसलसल तब्दील होने से मुराद ये है कि कायनात मुसलसल, कायनात एक्सपैंड कर रही है, कायनात की तश्कील हो रही है, कायनात अभी नामुकम्मल है, तो कायनात अपने आप को मुकम्मल कर रही है। और इसके अंदर जितने भी शुरू से लेके अब तक इंसान आए हैं वो सारे के सारे क्या काम करते हैं? इस कायनात की तश्कील के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस लगा के इस कायनात को मुकम्मल कर रहे हैं। ये इसका जी है। तो दूसरा ये प्लूरलिज्म पे बेस करता है। ये प्लूरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट ये विलियम जेम्स से आया था। इनका प्लूरलिज्म पे फेथ है, तो फेथ इन फ्लेक्स। अच्छा, ये प्लूरलिज्म, मोनिज्म और ड्यूअलिज्म, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये यहाँ पर मैं आपको, चूंकि प्लूरलिज्म की टर्म आ गई तो हमें अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है कि प्लूरलिज्म, ड्यूअलिज्म और मोनिज्म क्या है। तो मोनिज्म से मुराद यहाँ पे है कि इस कायनात की क्रिएशन में कोई सिंगल फोर्स इन्वॉल्व थी,
और ड्यूअलिज्म क्या है, ये कहते हैं जी कायनात जो क्रिएशन हुई है, ये जो कायनात चल रही है, ये डायकॉटमी में चल रही है, दो बाइनरी ऑपोजिशन में चल रही है। मिसाल के तौर पे दिन रात है, दिन रात है, ये इसी तरह आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। इनकी ये बाइनरी ऑपोजिशंस के अंदर चल रही है, डायकॉटमी के अंदर चल रही है, मेल है फीमेल हैं, तो हर चीज जोड़ों की सूरत में मौजूद है इस कायनात के अंदर। तो जमीन है और आसमान है, ठीक है, पानी है और आग है, डायकॉटमी में ये चलती है। ये कहते हैं प्लूरल ड्यूअलिज्म वाले। जबकि प्लूरलिज्म वाले कहते हैं नहीं भाई, ना तो कायनात की जो क्रिएशन है वो ड्यूअलिज्म की वजह से हुई है, ना मोनिज्म की वजह से हुई है, बल्कि कायनात की जो क्रिएशन है वो प्लूरलिज्म की मदद से। ये देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। ये लोग ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कायनात की क्रिएशन में इस्तेमाल हुए हैं और आगे इस्तेमाल होंगे। तो ये प्लूरलिज्म है। तो प्लूरलिज्म पे ये बेस करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म की हम देख लेते हैं जी, टाइप्स को देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे सर पास अभी जो आपने 3 टर्म्स बताई हैं, काइंडली इनको रिटर्न में शेयर कर दें, इनको रिटर्न में शेयर कर दें, रिटर्न में। ये आगे हमारे पास इस लेक्चर के एंड पे हमारे पास मौजूद भी हैं। मोनिज्म है, क्योंकि ये यहाँ पे आ गई थी हमारे पास, तो इस वजह से मैंने ये बताई थी। एक मोनिज्म है। मोनिज्म जी से मुराद ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि इस कायनात की क्रिएशन की सिर्फ एक ही वजह है, एक माइंड है, एक सुपर फोर्स है। उसके बाद ड्यूअलिज्म है। ड्यूअलिज्म वाले ये कहते हैं कि कायनात डायकॉटमी की वजह से बनी है, बाइनरी ऑपोजिशन की वजह से बनी है। उसके बाद है जी प्लूरलिज्म है। प्लूरलिज्म वाले ये कहते हैं कि कायनात की क्रिएशन के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जी ठीक हो गया। ये मैंने शेयर भी कर दी है। टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म आगे आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म में ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है और एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है। तो सबसे पहले हमारे पास ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म आ गया है। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म से मुराद ये है कि ऐसे कवानीन और ऐसे ऑब्जेक्ट्स और ऐसी चीजें, ऐसे असूल, ऐसे एथिक्स, ऐसी वैल्यूज सही हैं, दुरुस्त हैं, और वो हमें इनको फॉलो करना चाहिए जो इंसान की वेलफेयर का काम करें, जो इंसान की फलाह के लिए हैं। ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म कर देने चाहिए जो इंसान की फलाह का काम नहीं करते, जिनसे इंसान की वेलफेयर और कामयाबी इंसान को नहीं मिलती। तो ये ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म से क्या मुराद है जी? बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म से ये मुराद है कि इंसान को ऐसी फोर्सेस का सहारा लेना चाहिए, इंसान को के अंदर ऐसी ताकतें मौजूद हैं, ऐसी कुव्वतें, ऐसे फोर्सेस मौजूद हैं जो इंसान को इस सोशल इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करवाते हैं। या फिर क्या कहता है, इंसान इस सोशल इन्वायरमेंट के अंदर खुद एडजस्ट हो जाता है, या फिर वो उस माहौल को अपने मुताबिक बना लेता है। तो ये बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है कि इंसान, ये कहते हैं जी इंसान के अंदर ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो इंसान की एडजस्टमेंट इस सोसाइटी के अंदर करवाती है। अगर इंसान एडजस्टमेंट नहीं कर सकता इस सोसाइटी के अंदर कुछ वजूहात की बुनियाद पर, फिर ऐसी फोर्सेस भी इंसान के अंदर मौजूद होती हैं जो इंसान को इस काबिल बना देती हैं कि वो सोसाइटी को अपने मुताबिक बना दे। तो आगे आ जाता है जी एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म से मुराद ये है कि जो चीज भी तजर्बे से या जो चीज भी एक्सपेरिमेंट से साबित हो जाए, सिर्फ वही हकीकत है और कुछ हकीकत नहीं है। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म वाले ये कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज की हकीकत जाननी है तो एक्सपेरिमेंट्स करें, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल होने वाला इल्म ही हकीकी इल्म है। तो ये टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म है हमारे पास। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं प्रैग्मेटिज्म की जो प्रैग्मेटिज्म की मेटा के नजदीक मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है। रियलिटी इज प्रूवन बाय एक्सपीरियंस। कि मेटाफिजिक्स वाले हकीकत असलिया किसको कहते हैं? ना तो ये सुपर फोर्स को मानते हैं, ना ये नेचर को मानते हैं। ये फिर क्या कहते हैं कि जो चीज आपके तजर्बे से साबित हो जाए ना, वही हकीकत है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है इनके नजदीक? के इल्म आपने कैसे हासिल करना है, वही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस करें, इंक्वायरीज करें और डिस्कवरी मेथड यूज करें। एक्सियोलॉजी क्या है? ये कहते हैं जी हमने मौजूदा जमाने में रहना है,
हम इंसान हैं, हमने अपने मुआशरे में रहना है, तो हम अपने मुआशरे के लिए इखलाकियात का तायुन खुद करेंगे। एक डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस के जरिए हम अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज एस्टैब्लिश करेंगे। हम अपनी सोसाइटी के लिए लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और जितने भी सोशल स्टैंडर्ड्स हैं वो हम खुद डिसाइड करेंगे। भाई कानून हम पर लगने हैं, हम पर लागू होने हैं, तो कवानीन बनाएंगे भी हम एक सोशल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। तो ये इनकी एक्सियोलॉजी है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज मेड बाय द ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल नीड्स। और ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज ये क्या कहते हैं कि लाजमी नहीं कि ये यूनिवर्सल हों, इनके अंदर आलमगीरियत भी हो। ये आलमगीरियत के बड़ा अगेंस्ट है कि कोई चीज भी आलमगीरियत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट हर चीज चेंज हो जाती है, ट्रूथ चेंज हो जाता है, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, नॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। तो ये तो था प्रैग्मेटिज्म। अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन करें, फिर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ चलते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरफ हम चलते हैं। Existentialism propagated by Soren Kierkegaard, influence can be seen in the lives and actions of people। कि ये इसका जो मेन फोकस होता है वो इंडिविजुअल्स की लाइफ्स के साथ होता है और उनके एक्शंस के साथ होता है। प्रैग्मेटिज्म वाले जब भी बात करते हैं वो लार्जर सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो सोसाइटी की बात करते हैं, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले जब भी बात करते हैं ये इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हाई वैल्यू ऑन इंडिविजुअल चॉइस एंड पर्सनल फ्रीडम, कि इंडिविजुअल के पास चॉइस होनी चाहिए और उनके पास पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। अपोज द एक्सटर्नली इम्पोज्ड और इनहेरिटेड स्टैंडर्ड्स। ये कहते हैं जी इंसान अपने लिए खुद चॉइस मेकिंग करे, डिसीजन मेकिंग करे, उन्होंने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कौन सी तालीम हासिल करनी है, कौन सा काम करना है। पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस उनके पास होनी चाहिए। कोई दूसरा ना उनको बताए भाई जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आपने यही काम करना है, इस काम के अलावा आप कोई और काम कर ही नहीं सकते, ये हमारे बावजदाद का काम है, इसको आप नहीं चलाओगे तो और कौन चलाएगा। भाई आप खुद अपने लिए डिसाइड करें हमने क्या काम करना है। जो ये जो इनहेरिटेड स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे आबा अजदाद की रस्म रवाज हैं, ये एक्सटर्नली इम्पोज जो चीजें हम पर की जाती हैं, ये उसके अगेंस्ट है। कंसीडर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन पोटेंशियल्स एज पैरामाउंट। ये कहते हैं कि जो आपका ओन पोटेंशियल है, आप जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हमने पढ़ा था इलामा इकबाल की डेफिनेशन के अंदर, ये कहते हैं उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करो आप। अब कैसे करते हो, इट्स अप टू यू। ये इंसान पे छोड़ देता है, इंडिविजुअल्स पे छोड़ देता है। ये कहते हैं जी असल मकसद है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को गेन करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचना। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आप कैसे पहुंचते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कैसे पहुंचते हैं। मेकिंग चॉइस इन द लाइट ऑफ बोथ अल्टरनेटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, के आपने जो चॉइसेस बनानी है, आपके अल्टरनेटिव्स देखें, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, और फिर किस चीज के, किस अल्टरनेटिव के, किस ऑप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए क्या होंगे। तो अल्टरनेटिव्स को देखते हुए और कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, उन चीजों के असरात को देखते हुए आपने जो बेहतरीन चीज आपके लिए होगी उसका फैसला करना है। ये शख्सी आजादी की बात करता है, और ये शख्स कहता है कि शख्सी आजादी आपकी उस वक्त तक है जब तक आपकी शख्सी आजादी की वजह से कोई दूसरा बंदा हर्ट नहीं होता। तो इसके नजदीक मेटाफिजिक्स क्या, रियलिटी इज द मैटर ऑफ पर्सनल इंटरप्रिटेशन एंड चॉइस ऑफ दिस यूनिवर्स, कि आप इस यूनिवर्स को जैसे मर्जी ले लें, जो आपका दिल करता है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इंडिविजुअल्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स है। एपिस्टेमोलॉजी के हमने खुद नॉलेज गेन करना है किसी भी तरीके से, हमारी अपनी इंटरप्रिटेशंस होंगी। एक्सियोलॉजी क्या है, इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कि हर बंदे ने अपना जो वैल्यू सिस्टम है, अपने जो ऑब्जेक्टिव, अपने लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो खुद डिसाइड करने। आपको जो अच्छा लगता है वो करें, जो अच्छा नहीं लगता वो ना करें। लेकिन यहाँ पर एक ख्याल रखना है कि आपकी आज़ादी वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर आपकी नाक खत्म हो जाती है। तो यानी कि आपने एक जो सोशल लॉज हैं उनकी पाबंदी करते हुए अपने लिए हर काम करना है। तो टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म,
यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म जो हैं, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखी जा सकी मुझसे। टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म दो हैं, एक को हम कहते हैं गॉडली और एक को कहते हैं अनगॉडली। ये यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में ये टाइप कर रहा हूँ, आप काइंडली इसको देख लीजिएगा। दो टाइप्स हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की, एक गॉडली है और जो दूसरी टाइप है वो है अनगॉडली। अब गॉडली और अनगॉडली से मुराद क्या है कि गॉडली जो है ये कहते हैं जी गॉड एग्जिस्ट करता है, और जो अनगॉडली है ये लोग कहते हैं, इसके जो फॉलोअर हैं वो कहते हैं जी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की दो टाइप्स हैं जी। एग्जिस्टेंशियलिज्म में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेचुरलिज्म की तरफ। नेचुरलिज्म हमारे पास जो है नेचुरलिज्म, ये रियलिज्म पहले हम बात कर चुके हैं, ये रियलिज्म की ही एक एडवांस फॉर्म है जो नेचुरलिज्म है, एडवोकेटेड बाय जॉन जे रोसो। इसके रोसो के साथ इसमें वो अरिस्टोटल, चूंकि रियलिज्म के जो फॉलोअर्स थे उसमें अरिस्टोटल है, ऑगस्ट कॉम्ट है। नेचुरलिज्म के जो फॉलोअर है उनमें भी अरिस्टोटल का नाम आता है, जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है नेचुरलिज्म के। सबसे पहले अरिस्टोटल आता है, ऑगस्ट कॉम आ जाता है, हॉब्बीज आ जाता है, बेकन फ्रांसिस बेकन है, डार्विन है, बर्नार्ड शा है, सैमुअल बटलर है, हर्बर्ट स्पेंसर है। लेकिन जो इसको एज अ फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करवाने वाला बंदा है वो जॉन जे रोसो है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसको नेचुरलिज्म को किसने प्रोपोगेट किया था, तो वो जॉन जे रोसो है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे यंगेस्ट फिलॉसफी कौन सी है। ये कंपैटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यंगेस्ट फिलॉसफी। तो जो यंगेस्ट फिलॉसफी है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो यंगेस्ट फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म को हम कहते हैं। तो इसमें चलते हैं जी, मेन आइडिया की तरफ चलते हैं। नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, नेचर लॉज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद नेचर है। वही रियलिज्म वाले हैं लेकिन थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है। बेसिकली ये जो नेचुरलिज्म है ये एक्चुअली इटसेल्फ साइंस नहीं है, ठीक है। ये साइंस खुद साइंस नहीं है, लेकिन ये साइंस की आप यूं कह लें कि साइंस को एजर्ट करती है, एजर्शन ऑफ साइंस है। ये क्या कहती है जी, जो साइंटिफिक नॉलेज है वही फाइनल नॉलेज है। ये साइंटिफिक नॉलेज को फाइनल और जो ट्रू नॉलेज है उसके तौर पे क्लेम करती है। तो ये जो नेचुरलिज्म वाले हैं ये किसी किस्म का कोई रूम नहीं छोड़ते, कोई स्पेस नहीं देते फिलॉसफी को, रिलीजन को, एम्पिरिसिज्म को और एक्सपीरियंस को। अब इसमें फर्क यहाँ पर फर्क पड़ा है, क्योंकि रियलिज्म के अंदर सोर्सेस ऑफ नॉलेज के अंदर एम्पिरिसिज्म भी था और एक्सपीरियंसेस भी थे, यानी कि आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी थी, आपके पर्सनल जो तजर्बात अपने माहौल से हासिल करते हैं वो रियलिज्म के सोर्सेज ऑफ नॉलेज उसकी एपिस्टेमोलॉजी में शामिल थे। लेकिन नेचुरलिज्म वाले क्या कहते हैं, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई स्पिरिचुअल थॉट्स नहीं है, एज वेल एज देयर इज नो एम्पिरिकल नॉलेज। ये एम्पिरिकल नॉलेज को यहाँ पे डिनाई कर देते हैं। अब रियलिज्म से और नेचुरलिज्म से यहाँ पे इनके दरमियान एक फर्क आ गया। तो ये कहते हैं जी दे ओनली फोकस ऑन साइंटिफिक नॉलेज, ये साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं। तो एक इनका फॉलोअर है वार्ड, वो कहता है जी, उसने कहा था इट इज अ डॉक्ट्राइन दैट सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड। कि नेचुरलिज्म एक ऐसी डॉक्ट्राइन है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो क्या करती है, नेचर को गॉड से सेपरेट कर रही है। ये कहती है जी जो नेचर है, नेचुरलिज्म का ये क्लेम करती है, जो नेचर है उसके अंदर कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो अनचेंजेबल लॉज हैं, और वही अनचेंजेबल लॉज हैं वो सुप्रीम लॉज हैं। अब रियलिज्म वाले भी लॉज की बात करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर कुछ लॉज चेंज भी हो रहे हैं, कुछ अनचेंजेबल भी रह रहे हैं। ये कहते हैं जी जो हकीकत है वो दोनों को कंसीडर करते हैं, लेकिन नेचुरलिज्म वाले क्या कहते हैं, अनचेंजेबल लॉज आर सुप्रीम।
ये यहाँ पर एक और बड़ी मजे की बात है, ये जो नेचुरलिज्म वाले हैं ये कायनात को एक मशीन के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। ये कहते हैं जी कायनात एक बहुत बड़ी मशीन है, जो मशीन खुद चल रही है, ठीक है, जिसको चलाने के लिए किसी दिमाग की जरूरत नहीं है। मशीन को चलाने के लिए किसी दिमाग की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मैकेनिक्स की जरूरत है। तो एक अपने आप एक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये मशीन चल रही है, और जो इंसान है ना वो इस मशीन का एक पार्ट है, एक पुर्जा है। कायनात एक मशीन है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इस कायनात के अंदर इंसान हैं, वो उस मशीन का एक पुर्जा है। और जब हम ये सेपरेट इंसान को एज एन एंटिटी डील करते हैं, तो ये कहते हैं इंसान भी एक छोटी मशीन है, उनके मशीन के अंदर एक और मशीन है। तो इंसान खुद में भी एक मशीन है, ये कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो जिंदगी होती है, ये जिंदगी डेड मैटर से स्टार्ट होती है, वजूद में आती है। और ये डेड मैटर से कैसे वजूद में आती है? फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है, जिसकी वजह से ये जिंदगी वजूद में आती है। और उन्हीं फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा खात्मा हो जाएगा। हम जो मटेरियल की मैटर की डीकम्पोजिशन हो जाएगी। हो सकता है कि जो मैं हूँ, मेरे अंदर जो मिट्टी लगी हुई है, ये पुराने जमाने में ये मिट्टी किसी हाथी में लगी हो, किसी बंदर में लगी हो, या किसी और ईंटों वाले भट्टे में ये वाली मिट्टी लगी हो। जब उसकी डीकंस्ट्रक्शन हुई, वो मैटर डीकम्पोज हुआ, वो मिट्टी उठ के मेरे में लग गई हो। तो ये कहते हैं जी जब आपकी डीकम्पोजिशन, इंसान की भी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, जो मैटर होगा वो मैटर कहीं और जाके यूज हो जाएगा, किसी और ऑब्जेक्ट में वो मैटर यूज हो जाएगा। यहाँ पे वो मुझे एक कानून याद आ रहा है फिजिक्स का, जो क्या कहते हैं, मैटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फॉर्म इन वन, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकता है, ना पैदा किया जा सकता है ना मर सकता है। और कायनात के अंदर जो मैटर है वो कभी इंसान बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, डिकम्पोजिशन होके पैदा होने के बाद कोई नई चीज बन जाती है, और जब वो खत्म होती है, डेड होती है, तो उसके बाद फिर वो नई कोई चीज बन जाती है। तो ये कहते हैं जी ये जो मौजूदा जिंदगी है, ये मौजूदा जिंदगी ही असल जिंदगी है, इसी को जीना है और इसको आप खुशी से जिए। कुदरत के जो कवानीन है वो तब्दील नहीं होंगे, कायनात में मौजूद जो तमाम चीजें हैं पैदा होती हैं, उन्होंने खत्म होते रहना है। लिहाजा आपकी ये जो चीजें हैं ये इन्हीं पे आप बेस करें। तो अच्छा, इसमें ये कहते हैं, ये जो हम कहते हैं ना ये डिफरेंट, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को बड़े वेग कॉन्सेप्ट्स और अल्यूजन कंसीडर करते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर अल्टीमेट रियलिटी आ जाती है, गॉड आ जाता है, सोल आ जाती है, रूह है, हमारी माइंड है, हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम जो विल है, हमारी विल पावर है, उसकी बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, प्रेयर्स हैं। ये कहते हैं ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये एल्यूजन्स हैं, ये नेचुरलिज्म वाले कह रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म के अंदर, टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट चीज है वो है जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म के अंदर फिजिकल नेचुरलिज्म है, उसके बाद मैकेनिकल नेचुरलिज्म आ जाता है, और उसके बाद बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म आ जाता है। तो जो फिजिकल नेचुरलिज्म है ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस ऑफ मैटर है ये उसको डील करता है। इनके जो प्रोसेस ऑफ मैटर्स हैं या फिनोमेना है या एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो प्रोसेसेस हैं, इनके आप यूं कह लें कि फिजिकल नेचुरलिज्म स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ मैटर एंड फिनोमेना ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो ये फिजिकल है, ये ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको देखता है नेचुरल लॉज के साथ, और उनको ऑब्जेक्ट्स के साथ देख रहा होता है ये। उसके बाद मैकेनिकल नेचुरलिज्म आ जाता है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म चूंकि ये इंसान को और इस कायनात को एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कहता है जी नेचुरलिज्म, जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म है, दिस यूनिवर्स इज अ लाइफलेस ह्यूज मशीन। ठीक है, जो क्या करती है, जिसको जरूरत होती है मैटर की और मोशन की, और हमने मैकेनिकल नेचुरलिज्म के अंदर इसकी मूवमेंट्स को पढ़ना है। इसको चलाने के लिए जिन कुव्वतों की जरूरत है, हमने उन कुव्वतों को पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म आ जाता है। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म से मुराद क्या है? बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म से मुराद डार्विनियन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू डार्विनियन थ्योरी, हमें पता है कि जो हम कहते हैं जी
जो इंसान है वो बड़े लोअर एनिमल से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इर्तिकाई स्टेजेस तब्दील करता हुआ अपनी मौजूदा शक्ल में पहुंचा है। इसको हम बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म कहते हैं। इसकी मेटाफिजिक्स देख लें। अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्ट इन नेचर एंड इट्स लॉज, कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नेचर और उसके कवानीन में मौजूद है। एपिस्टेमोलॉजी है वो क्रिटिकली साइंटिफिक एंड केयरफुल एनालिसिस और स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज है। जबकि एक्सियोलॉजी है ह्यूमंस आर बोर्न फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोशल वैल्यूज आर द लेम रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल, के सोशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल्स पर। तो ये हमारे पास नेचुरलिज्म था। आगे कुछ चीजें हैं, ये फ्लो चार्ट है हमारे इन तमाम फिलोसफीज की जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है। इनमें ये देखने पर्पस ऑफ एजुकेशन है। आइडियलिज्म का जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो प्रिपेयर ऑफ अडल्टहुड कन्फर्म टू सुपर फोर्स, कि ऐसे हमने स्टूडेंट्स बनाने हैं जो स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट ऐसे करनी है जो स्टूडेंट्स क्या करें, सुपर फोर्स को कंफर्म करेंगे वाकई कोई सुपर फोर्स मौजूद है। रियलिज्म वाले क्या कहते हैं जी, वो कायनात को, वो यूनिवर्स को, नेचर को कंफर्म करें। एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए, पर्पस ऑफ एजुकेशन ये है। जबकि प्रैग्मेटिज्म वालों के नजदीक जो एजुकेशन है वो किस मकसद के लिए देनी चाहिए, बच्चों को बिकम सोशली वैल्यूएबल पर्सन, के बच्चे को ऐसा बनाए कि वो सोसाइटी के लिए फायदामंद साबित हो। एग्जिस्टेंशलिज्म वाले क्या कहते हैं कि सेल्फहुड को इनकरेज करे, यानी कि इंडिविजुअल अपना आप पहचान लें। जो करिकुलम है इनके नजदीक, डिफरेंट फिलोसफीज के नजदीक वो लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड द ट्राइवियम है। जबकि रियलिज्म में साइंस, मैथ, सोशल साइंस है, इसको हम क्वाड्रियम भी कहते हैं। और प्रैग्मेटिज्म में जो करिकुलम है जिसको ये फोकस करते हैं, सोशल स्टडीज हैं, प्रैक्टिकल आर्ट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसी तरह एग्जिस्टेंशलिज्म वाले हैं, ये फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की, और ह्यूमन डायलेमा की बात करते हैं। करिकुलर एम्फेसिस है जो आइडियलिज्म वाले कहते हैं जी इंसान की जहनी सलाहियतों को उजागर करें, जहन को पॉलिश करें। रियलिज्म वाले भी कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं कि हमें बच्चों को ऐसी तालीम, ऐसा निसाब पढ़ाना चाहिए जो उनकी जहन को तेज करे, उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं उनको डेवलप करे। जो प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं ये कॉग्निटिव इफेक्टिव नॉलेज प्रोसेस एटीट्यूड्स, कि ये कहते हैं जहनी तौर पे भी इंसान साउंड हो और किरदारी तौर पे भी साउंड हो, और उसके जो एटीट्यूड्स के अंदर भी चेंज आए, उसके नॉलेज के अंदर भी चेंज आए। और प्रोसेसेस की भी बात करते हैं, प्रोसेस से मुराद है कि वो उसके अंदर स्किल्स भी हों काम करने की, प्रैक्टिबिलिटी भी वो सीखे। एग्जिस्टेंशियलिज्म वालों का करिकुलर एम्फेसिस किस पे होता है, इफेक्टिव इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंटल स्किल्स विद थिंकिंग, क्योंकि इनका फोकस ही इंडिविजुअल पे होता है। सब्जेक्ट मैटर अप्रोच की बात करते हैं, आइडियलिज्म वालों का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो रिजिड होता है। वो कहता है पुरानी किताबें पढ़ाओ, ये पुराना निसाब ही हमने पढ़ाना है, मौजूदा जो नया निसाब है वो सही नहीं है, पुरानी चीजें पढ़ाओ। रिजिडिटी इनके अंदर होती है। जो रियलिज्म वाले होते हैं इनका भी स्ट्रक्चर्ड होता है, रिजिड करिकुलम होता है, एक्सटर्नल रियलिटी की बात करते हैं। प्रैग्मेटिज्म वाले का जो करिकुलम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ये कहता है कंटेम्प्रेरी नीड्स की बात करें, मौजूदा जरूरियात के मुताबिक काम करें, और जो चीजें मौजूदा जिंदगी में हमें जो चीजें हमें मौजूदा जिंदगी में जरूरी हैं हम उनकी बात करें। कोई ऐसी चीज हमने ऐड नहीं करनी जो पीछे हमारा पास्ट हो चुकी है। इसी तरह परमानेंस एंड चेंज जो है, आइडियलिज्म वाले कहते हैं परमानेंस की बात करते हैं, रियलिज्म वाले भी नेचुरल एवोल्यूशन की बात करते हैं और ऐसी चीजें शामिल करते हैं जो टेस्टेड हैं। प्रैग्मेटिज्म वाले रिलेटिविज्म की बात करते हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले भी क्या कहते हैं, पर्सनलिज्म है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, कि आप उस चेंज को जैसे मर्जी ले लें। तो टीचर का जो रोल होता है आइडियलिज्म में और रियलिज्म में, आइडियलिज्म और रियलिज्म में जो टीचर का रोल है, दोनों में ही टीचर का एक्टिव रोल होता है, स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है। टीचर को अक्ल दानिश का कुल मुजस्मा समझा जाता है, जबकि प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म में जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा होता है, मेंटोर के तौर पे काम कर रहा होता है, या कोच के तौर पे काम कर रहा होता है। स्कूल जो रूल्स होते हैं आइडियलिज्म और रियलिज्म के दोनों के ट्रेडिशनल होते हैं, और ये अडल्ट्स बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, इंतजामिया बनाती है। जबकि प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर जो कवानीन होते हैं, प्रैग्मेटिज्म में वो एक डेमोक्रेटिक वे में और निगोशिएटेड फॉर्म में रूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लर्नर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आइडियलिज्म और रियलिज्म में ये एक्सपर्ट किया जाता है कि
बच्चे किस काबिल होंगे, वो ओबीडियंट बनेंगे, स्कॉलरशिप कॉन्फर्मेटी होगी, और लिटिल अडल्ट्स कंसीडर किया जाता है, जबकि इसके अंदर उनको लिटिल एनिमल्स कंसीडर किया जाता है। प्रैग्मेटिज्म में वो क्या, उनको पार्टिसिपेशन सिखाई जाती है, क्यूरियोसिटी सिखाई जाती है। ये प्लीज आप अपनी वीडियो क्लोज कर लें। पार्टिसिपेशन, क्यूरियोसिटी, ऑनरशिप, एक्सपीरियंसिंग, और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, क्वेश्चनिंग है, क्रिएटिविटी है, और रिस्पॉन्सिबल और फ्री थिंकिंग उनको सिखाई जाती है। तो ये तो थी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब हमने ये पहले भी टर्म्स डिस्कस कर ली हैं। इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल जो टर्म्स है, मोनिज्म है, ड्यूअलिज्म है, प्लुरलिज्म है। मोनिज्म बिलीफ ऑन वन गॉड, ड्यूअलिज्म देयर इज बाइनरी ऑपोजिशन, गुड इवल है, माइंड बॉडी है, रिलेशनल इररिलेशनल है। प्लुरलिज्म क्या कहते हैं, द कंट्रोलिंग प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू फैक्टर्स। तो ट्राइबियम हमने वो आइडियलिज्म का पढ़ा था, जो करिकुलम है वो ट्राइबियम है, और हमने उसका पढ़ा था करिकुलम रियलिज्म का, वो क्वाड्रियम है। इसमें क्या चीजें आती हैं, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्लासिकल लिबरल आर्ट्स ऑफ ग्रामर, लॉजिक एंड रेटरिक। क्वाड्रियम में क्या आ जाता है, एडवांस फॉर्म ऑफ लिबरल आर्ट्स, अर्थमेटिक, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक। रिलेटिविज्म में क्या आता है कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में चीजें क्या हो जाती हैं, मुख्तलिफ हो जाती हैं, इनके अपोज टू द अनचेंजिंग और एवरलास्टिंग नेचर ऑफ यूनिवर्स, के हमेशा एक ही चीज रहेगी। रिलेटिविज्म में क्या होता है कि जमाने के साथ साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चीजें चेंज हो जाती हैं। एम्पिरिसिज्म से क्या मुराद है कि ऐसा नॉलेज जो हम अपने 5 सेंसेस के जरिए हासिल करते हैं, उसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं। एक्लेक्टिसिज्म क्या है कि डिफरेंट फिलोसफीज को जब आप इकट्ठा करके यूज करते हैं तो वो एक इलेक्टिसिज्म बन जाता है। मटेरियलिज्म क्या होता है जी, मटेरियलिज्म में आप अपनी मॉरल वैल्यूज को नहीं देखते, आप स्पिरिचुअल वैल्यूज को नहीं देखते, आप अपने फायदे की बात करते हैं, मटेरियल गुड्स की बात करते हैं। टेलियोलॉजी क्या है, द आइडिया दैट देयर आर गोल्स, पर्पसेस, अल्टीमेट एंड्स एंड सो ऑन। ये टेलियोलॉजी है जी। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज वो क्वेश्चन कर लें अपना।